मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं। फ्लाइट में घूम रहे हो आप, 5 स्टार होटल्स में जा रहे हो, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पिक करने आ रही हैं, बीच गाने में सामने से सोनू जी आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वी आर हियर इन AK प्रोडक्शन हाउस। एंड आज हम एक ऐसे पर्सन के साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं जिनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उभरते हुए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ वो जूनियर सोनू निगम के नाम से भी जाने जाते हैं। सो प्लीज़ वार्म वेलकम टू मिस्टर आकाश शर्मा। हेलो आकाश, कैसे हैं आप? हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब सही जा रहा है। आज का कैसा गया आपका दिन पूरा? मेरा दिन आज का बहुत अच्छा गया। म्यूजिशियंस की तो शुरुआत ही म्यूजिकल होती है क्योंकि सुबह उठ के रियाज करते हैं। और उसके बाद फिर AK प्रोडक्शन हाउस आए हैं और यहाँ पे सब इतने अच्छे लोग हैं, सबसे बातचीत हो रही है तो अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए कि आपने मतलब 13 साल की उम्र में टीवी पे आए और इतनी सारी चीज़ें हमने देखी है, आपकी जर्नी। मैं सच बताऊं तो थोड़ा बहुत मैंने रिसेंटली भी देखा है, मैंने पहले भी आपको देखा था, लेकिन व्हेन आई गॉट टू नो कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ तो मैंने वो मेमोरी वापस रिरोल कर दी कि भाई दोबारा मिल रहे हैं हम उनसे। सो थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कि आप मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचे। हरियाणा के छोटे गांव से शुरू करके आप यहाँ पे आए हैं, मुंबई घूमे, इतने बड़े बड़े लेजेंड लोगों से भी मिले हैं आप। तो कैसा फील होता है और यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी? मेरे पापा म्यूज़िकल हैं थोड़े से, उनको गाने का शौक़ है, प्रोफेशनली कभी नहीं सीखा उन्होंने। और जैसे गांव में क्या होता है कि कुछ जगराते होते हैं और टीवी पे वो देखते थे कि बच्चे गाते हैं, रियलिटी शोज़ में आते हैं। उस समय में सारेगामा चलता था और लिटिल चैम्प्स आता था ZTV पे। उनको देख देख के ही मेरा गाना थोड़ा शुरू हुआ। हमारे वहाँ क्या होता है कि छोटे स्कूल जो होते हैं उनमें म्यूज़िक टीचर हायर कर लेते हैं और वो सिखाते हैं बच्चों को, तो पापा जाते थे सिखाने के लिए। तो मैं कभी कभी पापा के साथ चला जाता था, तो वहीं पे सबको देखना, पापा को सबको सिखाते हुए देखना। हारमोनियम बजाते थे पापा। तो फिर जब मेन फंक्शन होता था मेन डे पे, तो उसमें गैप आइटम में मेरा एक देशभक्ति गीत कोई मैं गाता था उसमें। तो ऐसे गा गा कर फिर किसी ने पापा को सजेस्ट किया कि यार ये अच्छा गाता है, तुम इसको रियलिटी शो के लिए ऑडिशंस दिलाओ और भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो आप उसमें लेके जाओ इसको। फिर मैंने एक कॉम्पिटिशन किया, संगम कला ग्रुप ऐसे करके उसका नाम है, जिसका फिनाले दिल्ली में होता है। और वो एक कंपटीशन है जिससे सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और भी बहुत सारे सिंगर्स उस कंपटीशन से निकले हुए हैं। तो वो कंपटीशन मैंने दिया और वहाँ से फिर थोड़े से कॉन्टेक्ट्स बने। तो नरवाना, जींद नरवाना में उसका होता था, स्टेट लेवल का जो होता था। तो मुझे अभी भी याद, मैं बहुत छोटा था, 7-8 साल का रहूँगा जब मैंने पहला ऑडिशन दिया। उससे पहले तो ऐसे ही गाता था बस। अच्छा। जब वो ऑडिशन दिया उसके बाद फिर कोई हमें मिले, पाल अंकल, तो वो उन्होंने पहली बार मुझे मुंबई भेजा। स्टार प्लस पे एक शो आया था छोटे उस्ताद, जिसमें सोनू निगम जी और राहत फ़तेह अली खान साहब थे जजमेंट पे, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ बच्चे आए हुए थे और इंडिया से भी कुछ बच्चे थे। तो स्टार प्लस पे टेलीकास्ट हुआ था और उसमें भी मैं टीवी तक नहीं आ पाया था। अच्छा। मैं गया था मुंबई और पहले एक ऑडिशन हुआ और मैं एलिमिनेट हो गया। फिर वापस आया। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो पहली बार 2008 में मुंबई गया था मैं, फिर ऑडिशंस देते देते जर्नी शुरू हुई। हाँ, शुरुआत तो ऐसे ही स्ट्रगल। हाँ, तो हमें इतना पता नहीं है कि कितने टेक और कितने ऑडिशंस लगते हैं टीवी तक आने के लिए। तो फिर भी कितना आपने स्ट्रगल किया वहाँ तक पहुँचने के लिए, कितने टेक देने पड़ते हैं? ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आसान हो जाता है। राइट। मेरे पापा रेडी लगाते हैं, तो जो आप देखते हैं ना स्ट्रीट वेंडर होते हैं उस तरीके से, तो वैसे ही पापा तो रेडी लगाते हैं और गाने का तो शौक है उनको, बस उन्होंने भी कोई प्रोफेशनली तो सीखा नहीं है। राइट। तो अभी रेडी से ही घर का भी खर्च निकलना है और उसी से आपको ऑडिशंस में जाना है अलग अलग सिटीज़ में। कभी दिल्ली में ऑडिशन है, चंडीगढ़ में ऑडिशंस हैं, जयपुर में ऑडिशन है। तो वहाँ लेके जाना। और फिर क्या होता है कि जब ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑडिशंस होते हैं, तो इनका जो शूट होता है वो रात को ख़त्म होता था कि 11 बज गए, 12 बज गए, आप चंडीगढ़ में और वहाँ 12 बज गए आपको, और वो तो कह देते हैं कि आप निकल जाओ, शो ख़त्म हो चुका है, शूट ख़त्म, आप चले जाओ। अभी क्या हो रहा है कि आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ जाना है। अब रात को आपको 12 बजे के बाद कोई आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता और आप कहाँ जाओगे, पैसा है नहीं आपके पास इतना कि आप कोई होटल लेके स्टे कर लोगे या गाड़ी करके आ जाओगे।
तो फिर हम स्टेशन पे ही सो जाते थे, रेलवे स्टेशन पे ही चद्दर बिछाई और सो गए, पापा और मैं तो छोटा सा ही था। वो खर्च निकालना, घर का भी खर्च चलाना। तो जो थोड़ा सा गरीब जगह से और पिछड़े हुए इलाके से आते हैं ना, उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मेरे लिए अच्छा लक ये रहा कि मेरे पापा का जो डेडिकेशन था इस चीज़ के लिए कि इसको एक दिन पहुंचाना है, तो और ये इसको टीवी पे देखना है एक दिन। बहुत लोग बोलते थे, सगे घर परिवार वाले बोलते थे कि अरे कोई नहीं पूछता, मुंबई तो इतना बड़ा है और इतने लोग गाने वाले हैं, लाखों गाने वाले हैं, ये गांव का लड़का है, इसको ढंग से बात भी नहीं करनी आती, इसको कौन पूछेगा मुंबई में, तो क्यों पैसे बर्बाद कर रहा है। अपने पापा को बोलते थे वैसे। तो पापा ने नहीं किसी की सुनी, और वही कहीं ना कहीं डेडिकेशन था जो 2013 में फिर इंडियन आइडल जूनियर में मैं आया। तो ये जो मुश्किलात आती हैं ये तो बहुत ज़्यादा होती हैं। आजकल तो फिर भी थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। तो घर बैठे भी आप वीडियो बना के डाल दो तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप लोगों तक पहुंच जाती है और फिर लोग आपको बुला लेते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम पे तो इतना था भी नहीं, तो जाना ही पड़ता था। हाँ, अभी तो सोशल मीडिया 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा हाँ, ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा, अदरवाइज पहले तो बहुत स्ट्रगल होती थी। तो मतलब मैं जहाँ तक आपकी स्टोरी सुन रही हूँ तो आपके स्टोरी के मेन हीरो आपके पापा ही हैं जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, लाइक यहाँ तक आप आ पाए हैं। सो ब्यूटीफुल। आपने स्ट्रगल किया वो तो ठीक है, बट आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं दिखता सर, आपके चेहरे पे बहुत कामनेस है, बहुत ज़्यादा पीस है कि इतना स्ट्रगल नहीं दिखाता है। जैसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करने के बाद थोड़ा एटीट्यूड, और मैं बोलना नहीं चाहती बट हाँ होता है ऐसा, लेकिन आपके फेस पे बिल्कुल नहीं दिखता। सो ब्यूटीफुल। एंड व्हाट अबाउट लाइक ऐसी लाइफ अब कैसी है आपकी लाइफ, लाइक पहले के अकॉर्डिंग अगर आप अभी कंपेयर करें तो क्या कहेंगे आप अपनी लाइफ को? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आज से 6-7 साल पहले अगर मैं अपने आप को देखता हूँ तो वो बिल्कुल ही अलग था। आकाश, मैं उस जनरेशन से हूँ कि जिन्होंने लॉकडाउन भी देखा है। सब हम सभी हैं इसी से कि लॉकडाउन देखा है और हमने इस चीज़ को जाना है कि कब कौन चला जाए अपना, इसका कोई भरोसा नहीं है। और हम जब अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं ना, तो एक छोटा सा कोई वायरस है जिसका हम इलाज ही नहीं ढूंढ पाए और इतने लोगों को हमने गंवा दिया। तो हम उस जनरेशन से आए हैं जब ये सब चीज़ें हुई। मैं एक इस तरह का इंसान हूँ कि मुझे हर चीज़ पे ना प्रश्न करना होता है, कि मैं कुछ भी सुना और मानने वाला इंसान नहीं हूँ। तो मैं हर चीज़ पे प्रश्न करता हूँ। अगर मैं किसी की पूजा कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को मानता हूँ या तो मैं उसको समझूंगा, उस पर प्रश्न करूंगा। यूँ नहीं कि भाई चलो ठीक है, माँ बाप मानते आए हैं, उनके दादा परदादा ने माना तो मैंने मान लिया। मैं तभी मानूंगा जब मैं अपना रिलेट कर पाऊंगा उस चीज़ से। तो मैं उस तरह का इंसान रहा हूँ। और ये चीज़ मेरी दिल्ली आने के बाद, जब मैं 2018 में दिल्ली आया मेरी ग्रेजुएशन के लिए, जो मैं म्यूज़िक से ही कर रहा हूँ, की मैंने, उसके बाद ये जो थॉट प्रोसेस है मेरा डेवलप हुआ। सोचता मैं पहले से ही था, और क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी ऐसी रही है कि वो गरीबी वाला एक फेज़ जो होता है, जब आपको रुकने के लिए कमरा भी नहीं, आप स्टेशन पे ही सो गए हो, वो वाला फेज़ भी देखा है। उसके बाद मैंने वो फेज़ भी देखा है कि जब आप फ्लाइट में घूम रहे हो, आप 5 स्टार होटल्स में जा रहे हो, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पिक करने आ रही हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सब लोग आपको मतलब आपके सामने हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, मिल रहे हो। तो एक जो टॉप लाइफ होती है एक इंसान जो जी सकता है, मैंने वो जीवन भी देखा है और मैंने वो स्ट्रगल भी देखा है। तो दोनों का तालमेल और दोनों को समझ के आज जिस जगह पे हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं खुश हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं इस जीवन में। ऐसा है कि, और मुझे मेरे जीवन में अभी ऐसा कुछ नहीं कि यार मुझे कहीं पहुँचना है। राइट। क्योंकि पहुँचना होगा, अब यहाँ तक पहुँचा हूँ ये भी मैंने सोचा नहीं था। राइट। पहले लेकिन मैं पहुँच गया यहाँ तक। तो जहाँ पहुँचना होगा वो कुदरत ले जाएगी वहाँ तक, है ना। राइट, सो ट्रू। सो सर, जैसे कि हमने देखा है कि आप बहुत सारे रियलिटी शोज में आ चुके हैं अभी, लाइक ऑलमोस्ट जितने भी सिंगिंग रियलिटी होते हैं सब में ही आ चुके हैं। सो देयर इज एनी प्लान कि आप न्यू और कहीं रियलिटी शो में ऑडिशन या जज करने जा रहे हो? बिकॉज आई गेस अब आपको जजिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो क्या होता है, ये तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता कि कब इंसान किस स्टेज पे पहुंचेगा। रही बात रियलिटी शोज की, कि मैंने बहुत समय रियलिटी शोज किए हैं। मैं ये सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। अगर मेरा जाना तय होगा तो मैं जाऊँगा ही, मैं कितना ही ना चाहूँ। मेरा पर्सनली अगर आप पूछना चाहते हैं तो मैं पर्सनली, मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं रियलिटी शो में जाऊँ, क्योंकि मेरे को एक अपना एक शांति मिल गई है, मुझे अपने संगीत में एक सुकून मिल गया है। रियलिटी शो एक जरिया बनते हैं आपके लिए कि आपका जो टैलेंट है उसको एक
जगह मिले। और कुछ लोग रियलिटी शोज के जरिए मुंबई तक पहुंचते हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं। कुछ लोग रियलिटी शोज करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये किस्मत ही है। रियलिटी शो एक जुआ है, और अब तो क्या है कि हर साल एक नया शो आता है, राइट। और 12 बच्चे और नए आ जाते हैं, पिछले 12 गायब हो जाते हैं, है ना। तो आप रियलिटी शो पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको एक ऑप्शन साथ में लेके चलना ही होगा। मैंने अपना पढ़ाई पे ध्यान दिया, और मैं अभी PhD कर रहा हूँ म्यूजिक से, जो मेरा एक साइड ऑप्शन है। राइट। बाकी ये वाला जो पक्ष है, मेरे पेरेंट्स की तो इच्छा है कि मैं जाऊं, और अगर आएगा कॉल तो शायद मैं कोशिश करूंगा भी, लेकिन मुझे दुख नहीं होगा अगर कुछ नहीं होता है तो, क्योंकि वो तो एक जुआ है, उसमें तो किस्मत पे बात है। तो मैंने अभी अब सुना कि लाइक आप कह रहे थे कि आप रियाज करते हैं सपोर्ट की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और मैं सच बताऊं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने देखा कि आप मतलब बहुत अच्छे से रियाज करते हैं प्रॉपर, एंड आप बहुत सारे लेजेंड से भी मिले हैं। सो लाइक आज के यंगस्टर्स जो हैं, जो लाइक म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो वो अपने काम, अपनी फैमिली को सब और रियाज को स्पेशली मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर पाएं। सो लाइक आपकी भी फैमिली है, करियर है, एंड आप रियाज भी करते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे बैलेंस करते हैं, थोड़ा आइडिया दीजिए। बड़ा ही मतभेद है कि पहले तो इंसान को ये सोचना ज़रूरी है कि अगर वो म्यूज़िक कर रहा है, राइट, तो उसको करना क्यों है म्यूज़िक। क्या वो उसको फेम चाहिए, राइट, उसको गोल डिसाइड होना चाहिए, उसको पैसा चाहिए, या वो म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है। और अगर वो म्यूजिक को एंजॉय करना चाहता है तो वो रियलिटी शो इस चीज के पीछे नहीं भागेगा, उसको जहाँ पे संगीत मिलेगा वो वहां जाएगा। दूसरा ये कि आपने जो पूछा है ना कि कैसे मैनेज करे सब कुछ, राइट। देखिए, अगर मैंने सोच लिया कि मुझे सिर्फ म्यूजिक ही करना है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, फिर मैंने सोच लिया कि मुझे म्यूजिक ही करना है। अभी क्या है, लोग क्या पूछते हैं कि यार इतना कुछ है करने को, और मैं रियाज कितनी देर करूं, कितना टाइम रियाज करूं, कैसे करूं। भाई आप ये पूछो कि मैं बाकी टाइम तो रियाज करता हूँ, बाकी टाइम काम कैसे करूं, है ना। क्योंकि मेन काम आपका क्या है, म्यूजिक है ना आपका काम, तो आपका गले से सब कुछ मिल रहा है। मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना, ये सब जो हो रहा है ये मेरे गले की वजह से है ना। और मैं ये पूछता हूँ कि यार इसके लिए टाइम कितना निकाल लूं, तो ये मेरी मूर्खता है। मैं ये पूछूंगा कि यार बाकी टाइम, बाकी काम कैसे करूं, है ना। बाकी पूरा टाइम तो मुझे इसके लिए देना चाहिए, बाकी काम के लिए मुझे सोचना चाहिए कि कैसे समय निकालूं। लेकिन आजकल अप्रोच उल्टी चलती है, राइट। तो ऐसा है। सो ट्रू, राइट सर। सो सर लाइक आप अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। लाइक आपकी सोशल मीडिया पे तो सिर्फ संगीत ही दिखता है, वैसे कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता, या आप कुछ ऐसा लाने वाले हैं, लाइक न्यू एल्बम और समथिंग कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जो मतलब समथिंग डिफरेंट। देखिए, ऐसा मैंने ऐसा कुछ प्लान तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे कुछ अभी ऑडियोज वगैरह मैं कर रहा हूँ, जो बहुत जल्द आपको पता चलेंगे सबको। और एक तो आपके AK प्रोडक्शन हाउस में ही मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया है, जो बहुत जल्दी आएगा। तो वो है, बाकी तो मैं कुछ नहीं जानता क्या है। हाँ, कुछ शोज वगैरह हैं, एक रियलिटी शो है जिसको मैं जज कर रहा हूँ, उसका ग्रैंड फिनाले अब बहुत जल्दी वो ईश्वर चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है, TV पे। तो ऐसा दैट्स ग्रेट सर, सो गुड। सो बेसिकली आपने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, सो लाइक आपको क्या लगता है कि सारे रियलिटी शोज सेम हैं, या कुछ डिफरेंस भी है, या किसी में रियल टैलेंट को भी मौका दिया जाता है, या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए भी बहुत सारे ऐसे शोज हैं सर जिनको सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, या किसी की स्टोरी में इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, पब्लिक ज़्यादा कनेक्ट होगी तो उसको, लाइक आई नो कि हाँ कुछ बच्चों को तो इसलिए भी रखते हैं क्योंकि उनकी स्टोरी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन क्या रियल टैलेंट को भी बहुत ज़्यादा मौका दिया जाता है? देखिए, रियलिटी शोज, हर रियलिटी शो का फॉर्मेट तो अलग होता ही है। जनता क्या देखना चाहती है ना। उनको ड्रामा पसंद है, राइट, उनको म्यूजिक पसंद है, या उनको कुछ और पसंद है। अब रियलिटी शो वो लोग मेकर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग ऑडिशंस के लिए जब जाते हैं, मैंने उन जो चैनल की टीम आती है ऑडिशन करने के लिए, जो आप टीवी राउंड जो देखते हैं आप, पहला राउंड जो देखते हैं टीवी पे, उससे पहले भी 2-3 राउंड होते हैं। ये पब्लिक को पता ही नहीं होगा शायद, कि उससे पहले भी आप 2-3 राउंड देते हो। जितने भी अलग अलग सिटीज में ऑडिशंस होते हैं, उसमें आपके जजेस नहीं आते हैं कि आपको नेहा कक्कड़ आ रही है वहाँ पे आपको जज करने के लिए। ऐसे तो लाखों करोड़ों की भीड़ जाती है ऑडिशंस में, सबके लिए नेहा कक्कड़ के पास टाइम नहीं है, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उससे पहले भी 3-4 राउंड होंगे, फिर पहले दूसरे राउंड में तो कोई एक आध कमरे में छोटा सा होगा, उसमें कोई बैठा होगा,
आप जाएंगे गाएंगे, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर थर्ड फोर्थ राउंड के बाद आपको पूरा एक पैनल बैठा होता है चैनल का, जिसमें म्यूजिकल टीम अलग होती है, प्रोडक्शन वाले अलग होते हैं, मेकर्स अलग होते हैं, वो पूरा पैनल बैठता है 10-15 लोगों का, और वो आपका ऑडिशन करते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आप लोग मुंबई जाएंगे। फिर उसमें पूरा आपका स्टोरी क्या है, आप कितने जॉनर्स में गा सकते हैं, टीआरपी मटेरियल है कि नहीं, वो सब पूरा तब डिसाइड होता है। और जहाँ उनको लगता है कि ठीक है इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 2-3 राउंड में निकाल देंगे, क्योंकि सब अच्छे ले लेंगे तो फिर निकालने के लिए किसको रखेंगे, कोई निकालने वाले भी तो चाहिए। जब वहाँ पहुँचते हैं उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको प्रेशर भी बहुत होता है, इतने सारे अच्छा गाने वाले लोग हैं। तो जहाँ तक रियल और अनरियल की बात है, रियलिटी शोज़ में पहले क्या होता था कि लाइव सिंगिंग होती थी, कमेंट्स और ये सब जो आजकल ड्रामा ज़्यादा हो रहा है वो सब नहीं इतना होता था। जितना आपने गाया, वो आपके जजेस भी ऐसे सीनियर लेजेंड्स होते थे, तो वो बताते थे कि आपने ऐसा गाया और ये गलत है, आपने गलत तो ज़रूर बताते थे कि कहाँ हुआ है। अभी आजकल क्या हो गया कि कुछ परफॉर्मेंसेस आपको डब भी मिल जाएंगी, ऑलरेडी उसको डब किया गया है, तो बस लिपसिंग चल रही है स्टेज पे। लाइक बॉलीवुड आ गया है सिंगिंग में भी कि हाँ कि आप लिपसिंग कर रहे हो। फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंटेस्टेंट को जिनको उनको लगता है कि भाई इसको लेके जाना है आगे तक थोड़ा सा, तो उसको जजेस को बोल दिया जाता है कि इसको थोड़ा सा वो करेंगे, वाह क्या बात है, और ऐसा करके आपने तो रुला दिया और आपने तो आपके पाँव पड़ जाते हैं, ऐसा वाला जो एक बार सोनू जी ने भी अपने इंटरव्यू में बोला था। ये सब थोड़ा होता है, और ये कहीं ना कहीं जनता के लिए भी दिखाते हैं कि एक जज ने छुए कंटेस्टेंट के पाँव, है ना, तो लोग पब्लिक सोचते हैं, पब्लिक बेचारी भोली है, वो सोचते हैं कि यार पाँव छू दिए भाई, ये तो देखना पड़ेगा, ऐसा क्या कर दिया इसने। तो आजकल ये सब मसाला लगाया जा रहा है जिससे उसको और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश की जाती है। तो उस टाइम पे नहीं था इतना। ये सब चीजें, हाँ ये सब चीजें थोड़ी सी फेक लगने लगती हैं, बट ऐसा नहीं है कि टोटली ही फिक्स्ड होता है, कुछ चीजें होती हैं, लाइव होती हैं। ऑब्वियसली हमारे सामने भी बैठे हुए हैं एक एग्जाम्पल, या कि शो से रियल टैलेंट भी बाहर आता है, तो आए हैं आप भी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शोज में कुछ लोगों को रखा जाता है एंड कुछ रियल भी ऐसे होते हैं। तो सोनू निगम जी और ये श्रेया घोषाल और ये सब लोग रियलिटी शो से हैं, अरिजीत सिंह फेम गुरुकुल में आए थे, तो ये सब तो आए। राइट, तो वही बात है। एंड लाइक मैं वैसे बहुत ज़्यादा सिंगिंग पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बट एक और मेरे मन में आ रहा है कि मतलब आप अभी बहुत सूफी सॉन्ग आते हैं, वैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कौन से सूफी नहीं, इंडियन क्लासिकल, हाँ क्लासिकल सॉन्ग्स गाते हैं आप, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो आपका कोई मोटिव है, लाइक जैसे बॉलीवुड में डांस बहुत ज़्यादा म्यूजिक वाले सॉन्ग्स आते हैं, आपका कोई प्लान है कि अगर इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ ऑफर आया कि बॉलीवुड के लिए ऐसे कुछ रोमांटिक गाना है लेकिन उसमें ज़्यादा वो नहीं है जो आपका जोनर है, तो आप क्या गाएंगे फॉर द फेमस होने के लिए या फिर पैसों के लिए भी, दोनों बातें हैं? नहीं देखिए, मैं गाऊंगा लेकिन उसका मोटिव ये नहीं रहेगा कि मुझे फेमस हो जाऊंगा या फिर मैं मुझे पैसा चाहिए। मैं जाऊंगा तो पैसा तो मिलेगा ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बट द थिंग इज कि मैं अगर गाऊंगा तो म्यूजिक के लिए गाऊंगा, है ना, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो भी इसीलिए बुलाया जाएगा, वो भी किस्मत की बात है, बुलाया जाएगा, एक से एक सिंगर्स बड़े उनको। आप जाओगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल मैं जाऊंगा, और म्यूजिक के लिए जाऊंगा, है ना, ना कि पैसा या फेम के लिए, म्यूजिक के लिए। सो गुड सर, मुझे बहुत मजा आ रहा है लिटरली, आई होप आपको भी। मुझे भी, हाँ। सो बेसिकली मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइक आप अच्छे दिखते हैं, फेस कट भी आपका बहुत ही अच्छा है, सो आपने म्यूजिक को छोड़कर अब आप लाइक मॉडलिंग में क्यों नहीं जाना चाहते? लाइक यू शुड ट्राई, लाइक सही है। देखिए, एक साइड है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे ना, मैं आध्यात्मिक बहुत हूँ जिंदगी में, और आध्यात्म ने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है। तो जितनी भी ऐसी लुभाने वाली चीज़ें होती है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे थोड़ा बच के ही रहूँ। और रही बात अगर किस्मत में हुआ तो मैं कितना ही बचने की कोशिश कर लूँगा, जाना हो ही जाएगा। तो है। लेकिन मैंने कभी ना सोचा इस बारे में और ना कभी कोशिश की। तो अब पता नहीं अब क्या ही होगा इसका। ओके, तो थोड़ा सा अब ना पर्सनल हो जाते हैं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल। लाइक मैंने ऐसा तो कोई नहीं देखा, ही सो काइंड यार। ओके, सो मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं जानूंगी, मैंने आपकी फॉलोइंग लिस्ट चेक की, उसमें लड़कियाँ बहुत है। अच्छा, मेरी फॉलोइंग में?
हाँ मतलब फॉलोअर्स में कि फॉलोअर्स में, हाँ, हाँ okay, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ। तो उसमें लड़कियां भी हैं लेकिन लड़के भी हैं, लेकिन लड़कियों का रेशियो ज्यादा है। म्यूजिक भी है एक रीजन। Okay. हाँ, तो आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है या यू आर प्लानिंग की होगा? जैसे अभी आप चीजें कह रहे हैं कि म्यूजिक आएगा तो अपने आप आएगा, इफ मेरे नसीब में लिखा होगा कि मुझे बॉलीवुड में जाना तो जाए, तो आपने रिलेशनशिप स्टेटस भी ऐसे ही छोड़ दिया है कि अगर कोई होगी तो देखेंगे, नहीं तो है ऑलरेडी प्लान? नहीं, इसमें तो ये तो बहुत खतरनाक सवाल पूछ लिया आपने। क्योंकि मेरे जीवन में तो ये पक्ष है ना, मेरा ऐसा मानना है कि अभी फिलहाल पहले जो मैं सवाल है उसका जवाब दे दूं कि मेरे जीवन में अभी कोई नहीं है। या मौका। हाँ, और दूसरा ये भी यही बोलने वाला था मैं, दूसरा कि मैं ढूंढ भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार जो होता है अगर आपकी लाइफ में, तो वो आपको ढूंढने से नहीं मिलता, वो आपके पास खुद आता है ना। जो ढूंढा जाए वो प्यार कहाँ हुआ, राइट, सो ट्रू। तो प्यार तो खुद ही आता है। और अगर मैं तो शादी के खिलाफ ही हूँ, मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा। सेम। हाँ। मैं भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ जिस तरीके से जीवन में जो चलता है आजकल, शादियाँ कहाँ चल रही हैं आजकल, लोग कल्चर ही बदल गया है पूरा। तो अगर किस्मत में हुआ, लता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अपने किसी इंटरव्यू में कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में नहीं होती। एक उसका जन्म, एक उसकी शादी और एक उसकी मृत्यु। ये 3 चीज़ें उसके हाथ में नहीं होती। तो कौन होगी, क्या होगा, ये मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। हाँ। तो मैं तो ऊपर वाले पे छोड़ चुका हूँ कि जो करेगा वैसे ही। बहुत अच्छा। अभी मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया ना, मौका है गाइस, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, हाँ, कोशिश जारी रखो, कुछ ना तो कुछ हो जाएगा। उन्होंने वैसे भी भगवान भरोसे छोड़ रखा है, तो आने दो। ठीक है, एक थोड़ा सा ऐसे चटपटा सा क्वेश्चन है आपको, कब मतलब आप तो अब स्टार बन चुके हैं, तो ऐसा कभी भी ऐसे कोई मैसेजेस वगैरह आपको आए हैं जिससे कि आपको देख के लगे कि यार अगर मैं स्टार नहीं होता तो मैं इसका रिप्लाई कर देता, लाइक ऐसा कोई अच्छा मैसेज, या लाइक किसी लड़की ने कुछ अच्छी बात लिख दी हो लाइक प्रपोजिंग वे में, बट बिकॉज आप तो शादी के खिलाफ है, लेकिन आप उसको थैंक यू बोल देते कि अगर आप लाइक फेमस नहीं होते तो? थैंक यू तो मैं बोल देता हूँ। बोल देते हो? हाँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना, तो सबका तो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। राइट। तो कभी कभी सोचना होता है कि यार क्या बोलूँ अब, तो वो बेचारे फिर आस में ही रहते हैं, मेरे ख्याल से अब तक वो वैसे ही जी रहे होंगे। हाँ, मतलब फैंस की कोई ख्वाहिश नहीं होती देखा कि हाँ मैसेज डाल दिया आप, बस ठीक है। बात करने की बात है ना, तो अभी तो घर वालों से ही बात नहीं, अपनों से ही बात नहीं हो पाती, तो वो अननोन पब्लिक जिनको हम जानते ही नहीं, उनसे कैसे बात हो पाए, तो ऐसा है कुछ। तो जैसे अगर आप सिंगर नहीं होते तो आप क्या करते और क्या करते, लाइक सिंगिंग नहीं तो और क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आप ट्राई करते? हाँ, ये चीज़ है कि मुझे लगता है अगर मैं सिंगर नहीं होता ना तो मैं कुछ और नहीं कर सकता था। हाँ, लेकिन मुझे राइटिंग्स का बहुत शौक है, और आध्यात्मिक कविताएं या फिर कुछ ऐसी फिलोसॉफिकल पोएम्स होती हैं, ये सब लिखता हूँ। पद वद भी लिखे हैं मैंने बहुत सारे। That's great. तो वो सब मैं लिखता हूँ, लिखने का शौक है म्यूजिक के अलावा। लेकिन मैं क्या कर रहा होता है तो ये तो मैं भी नहीं सोच सकता। क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें, आजकल भेड़ चाल चलते हैं लोग, सबको यूपीएससी करना है, या फिर सबको आईआईटी में जाना है, या फिर सबको बॉलीवुड में जाना है ना। लोग सोचते तो है ही नहीं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं मैक्सिमम लोग ना। तो मैं तो अगर सोचने वाला होता तो मैं सोच के ही करता क्या कर रहा होता, पता नहीं। शायद मैं जो कर रहा हूँ ना यही करता मैं, जो अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ऐसा, है ना। That's great. बहुत सारे ऐसे कम लोग होते हैं जिनको लाइक क्लियर ही होता है कि मैं यही करता, अदरवाइज हर किसी के पास 2 ऑप्शंस तो रेडी होते हैं कि अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं ये तो पक्का ही करता। जैसे अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, ये मैं 9th 10th में सोच चुका था, तो अभी मैं कर रहा हूँ। That's great. तो आपकी लाइफ वैसे ही जा रही जैसे आपने डिसाइड की थी? It's all set. हाँ, मतलब मैंने डिसाइड नहीं किया, मैंने सोचा था बस। सोचा था। हाँ, तो वही हो रहा है। Great. I'm very enjoying आकाश। Okay. So like बहुत ही stupid question है, but मैं तो पूछूंगी। हाँ, पूछ लो। So like अब जैसे कि हम लोग मार्केट्स में जाते हैं, बार्गिंग करते हैं, तो आपने कभी भी ऐसी कोई चीज के लिए बार्गिंग वगैरह की है? बिल्कुल की बहुत करते हो? हाँ, बिल्कुल की है। देखो भाई, ये है कलयुग, और आप इसमें अगर ऐसे चले गए फकीर बन के, तो भैया यहाँ पे जैसे पालिका बाजार में 1500 रुपए के जूते बाद में वो 300 में दे देते हैं ना। 300 में, सही बोल रहे हो। तो वैसा होता है, तो आपको थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, वरना वही है कि आप मूर्खता में और उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे महाभारत में कृष्ण ने बोला था ना जी, कि आप कब तक चुप रहोगे, पांडवों को समझाया था, आपको युद्ध करना पड़ेगा अपने हक के लिए।
तो बस वो सिद्धांत के लिए फिर थोड़ा सा बार्गेनिंग करनी पड़ती है कि भाई इतना थोड़ी देंगे, हम भी तो मेहनत करके कमा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। ओके, सो लाइक आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, राइट? तो उस अप्स एंड डाउन्स में ऐसा लाइक आपके फादर तो हैं ही कि आप उनके लिए मतलब उनको बहुत थैंक कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो कि अगर ये पर्सन नहीं होता तो मैं यहाँ शायद डाउन हो जाता या मैं शायद इससे आगे नहीं बढ़ पाता? एनीवन जिसको आप वैसे तो बोल ही चुके होंगे थैंक यू, लेकिन ऑन कैमरा भी आप अगर उनको थैंक यू बोलना चाहे। देखिए पेरेंट्स की तो हम तुलना कर ही नहीं सकते किसी से, है ना। मम्मी ने भी इतना, अब जब हम लोग चले जाते थे एक एक दो दो महीना मुंबई में, तो मम्मी पीछे से क्या ऐसे करते थे, वो सब सोचने की चीज़ है अकेले घर में। लेकिन कोई ऐसे जो व्यक्तित्व हैं जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ, एक बेंगलोर से प्रवीण पंवार जी हैं जी, और ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं यार, कितनों का आप नहीं करोगे, किसी का नाम लेना भी ऐसा है कि दूसरे का नहीं लिया, राइट है ना। राइट। तो ऐसे तो बहुत लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन आइडल जूनियर 2013 से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने मुझे टीवी पे देखा था। बेसिकली ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, जोधपुर, बट वो रहते हैं बेंगलोर में। तो उन्होंने मुझे टीवी पे देखा, फिर उन्होंने चैनल से कांटेक्ट किया कि आकाश का नंबर चाहिए ऐसा, तो चैनल ने नहीं दिया कि नहीं दे सकते ऐसा वैसा। तो उन्होंने मेरे गांव का पता किया कि ये वहाँ से है, वहाँ से फिर उन्होंने ये पता किया कि उसमें बैंक कितने हैं गांव में। फिर बैंक्स में उन्होंने देखा कि अच्छा ये बैंक है तो पीएनबी में इनका अकाउंट है ऐसा करके उसमें वहाँ पे नाम देखा, वहाँ से एड्रेस निकलवाया कांटेक्ट करके, फिर वो हमारे गांव आए बेंगलोर से। एंड आई रिमेम्बर कि मैं अपनी क्लास में बैठा था स्कूल में, तो मुझे क्लास में हमारे सर बुलाने आते हैं कि आपसे कोई मिलना है, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हैं। तो मैं क्लास से गया और मैंने देखा देयर ही वाज, एंड उन्होंने बोला कि हेलो आकाश बेटा, आपका गाना मैंने सुना है और मेरे गुरु ने बोला है कि इस लड़के के लिए कुछ करो, क्योंकि मैं कर सकता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुमको मुंबई में होना चाहिए। और विद इन 1 और 2 मंथ्स उन्होंने मुझे मुंबई में शिफ्ट किया और वहाँ पे मैं रहा। जब मैं शिफ्ट हुआ वहाँ पे, उसके थोड़े टाइम बाद फिर मैं सोनू निगम जी से मिला, दिल्ली में ही एक प्रोग्राम हुआ था आज तक पे, वो टेलीकास्ट हुआ था। मैं उसके बारे में पूछने वाली थी, वो कब मिले थे आप आज तक पे? हम एक क्लिप देखते हैं जिसमें आप उनके साथ मिलके गाना गा रहे हैं। हाँ, वो भी, उसका भी बड़ा गजब का एक किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सोनू जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनको समझा है और उनको ऐसे टाइम पे सुना है जब मैंने कभी सीखा नहीं था, मैं सीखता नहीं था उस टाइम पे। तब मैं सोनू जी को सुनता था, किसी ने सजेस्ट किया था कि अगर अच्छा गाना गाना चाहते हो, अपनी आवाज़ को बचाना चाहते हो, तो अच्छे सिंगर्स को सुनो, सोनू जी को सुनो, रफ़ी साहब को सुनो। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मेरे लिए ऐसा होना कि मैं उनके साथ हूँ या उनके सामने गा रहा हूँ, वो मेरे सामने है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कि आप जैसे एकलव्य के लिए गुरु द्रोणाचार्य के लिए हुई होगी ना, कि जब उन्होंने उनको साक्षात देखा होगा, तो वैसा वाला। तो अभी उसमें क्या हुआ, उस शो की भी मैं बताता हूँ आपको, कि मैं सोनू जी का ही गाना गा रहा था। एक गाना है उनका, नजरों से नजरें मिली, ये वाला गाना गा रहा था मैं। तब सोनू जी नहीं थे वहाँ पे और मुझे पता नहीं था कि उसमें सोनू जी आने वाले हैं। तो मैं गा रहा था, बीच गाने में सामने से सोनू जी आते हैं और वो आए और बिल्कुल मैं यहाँ स्टेज के सेंटर में खड़ा हूँ और वो सामने ही कुर्सी पे बैठ गए और मैं गा रहा हूँ उन्हीं का गाना। और मैं तो छोटा था, मतलब बहुत 14-15 साल का ही था। तो मैं देख रहा हूँ, मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि क्या हो गया, ये मेरे को बचा लो कोई, ऐसा करके मैं उन्हीं का गाना गा रहा हूँ उनके सामने और वो बैठे हैं ऐसा कर रहे हैं। उनकी आदत है, वो गुनगुनाते भी हैं साथ, तो ऐसा कर रहे हैं। और इतना मैं नर्वस था उस टाइम पे, मेरा गाना ख़त्म हुआ, मैं उतरा सीधा जाके साइड में बैठ गया। फिर मुझे वो प्रवीण पंवार जी ही थे वहाँ पे, तो मैंने बोला कि अरे मिल तो ले जाके। तो फिर मैंने कहा जाता हूँ ऐसे करके मैं गया। फिर उनके पाँव छुए, नमस्ते। फिर उन्होंने ऐसे करके गाल पे हाथ रखा ही, अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। तो वहाँ पे ऐसे उनसे मुलाकात हुई। फिर उनसे ही मैंने पूछा कि सर मुझे सीखना है म्यूज़िक, तो आप मुझे सिखा दो। तो ऐसे कहते हैं कि बेटा हमारे पास तो टाइम कम रहता है, लेकिन मैंने मुंबई में जिनसे सीखा है, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से मैंने सीखा है, तो उनसे सीखो। गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से गंडा बंधवाया मैंने, पहला जो मेरे गुरु बने मेरे पापा के बाद। तो गंडा बंधन उनसे हुआ और उनसे मैंने सीखा कुछ समय तक।
फिर मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए वापस आ गया हरियाणा। That's तो हाँ, great. तो बैक टू द क्वेश्चन Back to the कि question. जिनके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, मिस्टर प्रवीण पंवार जी, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। मुंबई में मैं उन्हीं के फ्लैट में रहता था और उन्होंने मुझसे कभी कुछ पैसा नहीं लिया। That's so और यहाँ पे दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर तरीके से। तो वो एक ऐसे इंसान है कि अगर जो नहीं होते मेरी ज़िंदगी में तो शायद मेरे लिए मुश्किल होता, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता। मतलब ऐसे लोग होते हैं तभी हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं आगे बढ़ पाते हैं। सो गुड बहुत वो मजा। एक डायलॉग है ना कि हर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ है, मेरे पीछे एक आदमी का हाथ है। ऐसा है। सो लाइक आप, मैंने भी आज तक पे देखा था तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी ना आवाज बिल्कुल उनके जैसी ही है, मतलब आपने तो बहुत बार सुना होगा ये बात। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि आपको तो अचीवमेंट वही फील हो गई होगी जब आप उनको देखिए, मिले होंगे। इसके में भी ना दो पक्ष सुनने को मिलते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि आप सोनू जी की कॉपी कर रहे हैं, हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ उनसे मिलती है, ये अच्छी बात है। अभी जो जितना मैं समझ पाया हूँ, जब मैंने सीखना शुरू किया उसके बाद मुझे समझ में आया कि एक इंसान है कॉपी करता है, जो कॉपी करता है उसको पता नहीं होता कि वो क्या गा रहा है, म्यूजिकल एस्पेक्ट नहीं पता होता उसको, वो बस आवाज का टेक्सचर वैसा बनाने की कोशिश करता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कुमार सानू जी की बड़ी कॉपीज आती हैं, लोग गाते हैं, है ना, उनको पता नहीं होता, वो ऐसे खड़े होके कुमार सानू जी की तरह, है ना, वो उन्होंने सीखा नहीं होता म्यूजिक को बहुत डीपली। तो उनसे अगर पूछोगे कि ये गाने में कौन से सुर लग रहे हैं, वो किस तरह, कौन कहाँ पे खटका लगा है, कहाँ पे कड़ी यूज हुआ है, उनको नहीं पता होगा, वो बस गा रहे हैं, आवाज बना रहे हैं बस। दैट इज कॉल्ड कॉपी करना। एक होता है कि जब आप किसी इंसान को सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसकी आवाज़ की जो क्वालिटीज़ होती हैं और वो हम किसी भी सिंगर से लेते हैं। जैसे सोनू जी ने भी रफ़ी साहब से बहुत कुछ सीखा है, वो कहते हैं कि रफ़ी साहब उनके गुरु हैं, है ना, तो उनको समझा है जैसे उन्होंने रफ़ी साहब को, ऐसे मैंने सोनू जी को समझने की कोशिश की है। और वो इतना सागर समंदर है वो म्यूज़िक का कि उनको पूरा तो समझ भी नहीं सकते आप, है ना, तो आप जितना समझ पाओ, जितना ग्रास्प कर पाओ उतना कर लो। तो हाँ, कभी कभी ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट की तरह ली जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने उनको कॉपी किया। जैसे सोनू जी को भी सुनने को मिलता था कि रफ़ी साहब को गाता है, ऐसे कुमार सानू जी को बोलते थे कि किशोर कुमार जी को गाते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन आप कहीं से रेफरेंस तो लोगे ना सुनने के लिए, राइट, ऑब्वियसली सीखने के लिए किसी को एडमायर तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो वैसा ही है, तो मैंने उनको एडमायर किया है। दैट्स ग्रेट। आकाश जी, जैसे आपने बताया कि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो आप कुछ लाइनें सुनाना चाहेंगे अपनी कविताओं में से हमें? हाँ, जरूर सुनाता हूँ, देना। लाइक आप ये जब लिखते हैं जब आप फ्री रहते हैं या फिर हाँ, ये मेरा वो समय होता है जब मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम चाहिए होता है। और हाँ, क्योंकि इंसान के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इंसान को अकेले होना चाहिए और बस सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, मैं आपको एक सुनाता हूँ जो मेरी सबसे पहले मैंने एक फिलोसॉफिकल कविता लिखी थी। ओके। बात की है कि एक इंसान जब उस ऊपर वाले से कुछ मांगता है, कुछ चाहता है, वो हमेशा सोचता है कि वो सारे यत्न कर लेता है, वो सब कुछ अपना के देख लेता है कि उसको क्या चाहिए, कहाँ से, और सब कुछ मानता है। और जब उसको नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है ना। क्या कारण हो सकता है कि इंसान निराश जब होता है? तो उसके लिए उस पर मैंने एक कविता लिखी है कि मैं मंदिर में रहा, मैं मस्जिद में रहा, मैं कहाँ नहीं रहा, जगह कोई भी हो, वो मेरा मैं था जो मेरे साथ हर जगह रहा। वो मैं ही हूँ जो हर जगह है, अगर मैं नहीं तो तू कहाँ है। मेरा होना इतना ज़रूरी रहा जैसे मैं भी हूँ तेरी ही तरह। मेरा मैं और तेरा मैं, मेरा मैं और तेरा मैं, बस फ़र्क इतना रहा। मेरा मैं और तेरा मैं, बस फ़र्क इतना रहा कि मेरा मैं मुझ तक रहा, मेरा मैं मुझ तक रहा, और तेरे मैं में ऐसा मैकश हुआ कि मेरा मैं अब मेरा ना रहा।
वाह बहुत ही खूबसूरत इस लिखा तरह है की चीजें आपने। लिखी हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि ये टाइम पास, ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा खासा सीख वीख के आपने लिखा है, बहुत ही अनुभव से ही खूबसूरत। लिखता है इंसान सोच के। राइट। तो वही है, जो विचार होते हैं उन्हीं को लिख देता है बस। बहुत ही सुंदर विचार हैं आपके, वो आपकी कविता से ही पता चल रहे हैं। ठीक है सर। सो आकाश जी, एक ये भी था कि लाइक आप तो म्यूजिक इंडस्ट्री को लाइक बहुत टाइम से देख रहे हैं, उसमें आ भी चुके हैं, तो पहले के म्यूजिक लाइफ में और आपके म्यूजिक लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, वो अच्छे के लिए चेंज हुई हैं? आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले की तरह ही रहना चाहिए, या फिर हमारे टाइम में मतलब जब आपने इंडस्ट्री में आना स्टार्ट किया उस टाइम ये होता तो मैं और अच्छे से ग्रो करता, ऐसा कुछ? या नए कमर्स को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें म्यूज़िक में आने के लिए? चेंज तो बहुत ज़्यादा हुआ है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। हम जब गाने सुनते थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और आज तो मैं तो गा भी नहीं सकता। क्या सुन रहे हैं हम। तो और ये बात तो जब लता जी ने बहुत सालों पहले एक इंटरव्यू में बोली थी कि आज का जो टेस्ट है जो यूथ का है वो बदल गया है। राइट। और क्वालिटी कम हो गई है, म्यूजिकलिटी कम हो गई है। बीट्स चाहिए, बेस चाहिए, उल जलूल कुछ लिरिक्स चाहिए, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसमें कोई गहराई नहीं है, जिसमें कोई हम्बलनेस, कोई प्यार और कोई काइंडनेस कुछ नहीं है। बंदूकें लेके घूम रहे हो या तो आप, या फिर आप कुछ और दिखा रहे हो, है ना। लाइक म्यूजिक, जो रियल म्यूजिक है वो दूर चला गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसी जनरेशन होती है वैसा ही म्यूजिक जो होता है वो रिप्रेजेंट करती है। राइट। तो उस समय के जैसे लोग रहे होंगे वैसा ही म्यूजिक था, और आज जैसे लोग हैं वैसा ही म्यूजिक है। तो ये बात तो कहने की भी नहीं होनी चाहिए कि क्या बदलना चाहिए, है ना। ये बात तो इंसान को खुद ही समझ जानी चाहिए कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया होता है, जो एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रहा है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, है ना। क्योंकि आपने अगर कुछ बनाया है तो सारी दुनिया देखने वाली है उसको। और ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हमने तो बना दिया, आपको नहीं देखना तो मत देखो। नहीं, आप उस ओहदे पर हो कि आप जो बनाओगे वो, आप कुछ भी करो, स्क्रॉल करते करते आपकी आंखों के सामने तो आएगा ही, है ना। आप उसकी एड पोस्टर्स लग रहे हैं पूरे इंडिया में और बड़े बड़े सिटीज में, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंसान आंख बंद करके निकल जाए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। तो इंसान की नज़रों में तो आएगा ही, और नज़रों में आएगा तो वो विचार भी मन में जाएगा कि यार इस तरह का भी कुछ होता है। तो ये कहीं ना कहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्वालिटी बदली जाए, विचार बदले जाए, लिरिक्स बदले जाएं, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक डाला जाए, थोड़ा मेलोडी डाली जाए। और आई एम वेरी थैंकफुल कि बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स अभी हैं बॉलीवुड में जो जिन्होंने बचा रखा है। अरिजीत आए, उन्होंने भी कितना उसको स्ट्रेच किया बहुत आगे तक, वरना ये बहुत पहले थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगी थी। फिर अरिजीत आए तो उन्होंने अच्छा म्यूजिक किया। और अभी हैं कुछ सिंगर्स जिनके डर से लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं कि यार नहीं और गंदा नहीं करना। हाँ, इतना काफी है। हाँ, तो यही है कि यूथ के लिए तो यही है कि आप खुद ही समझ जाओ कि आपको क्या बदलने की ज़रूरत है और क्या सुनने की और समझने की ज़रूरत है। राइट, सो गुड। आपके थॉट्स सब कुछ इतना क्लियर है आपके दिमाग में, लाइक कि ऐसा लगता है कि हाँ आपने म्यूज़िक इंडस्ट्री में आके कोई गलती नहीं की है। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज सही बात है कि मैं भी उन लोगों में हूँ जो, मुझे भी मेलोडी सॉन्ग्स, पुराने 90s के सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं। हाँ, कि उसमें अलग ही सुकून है, जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है शांति मिल गई है एक अलग तरीके। आप देखो, आप एक बार ना आप कुछ लगा लो, कोई डीजे डिचक कुछ लगा लो, आप आधा घंटा 40 मिनट बाद ना आप कहोगे यार बंद करो। और आप मेहंदी हसन की गजल लगा लो, रफ्ता रफ्ता वो मेरी, वो 2 घंटे चलते आपको नींद आ जाएगी। अरे यार चलने दो, बंद मत करो। तो वो तो उसी से पता, आपका शरीर बोल देता है कि अच्छा है कि बुरा है। थैंक यू आकाश जी, आप तो बहुत ही अच्छी तरह से आंसर्स दे रहे हैं बहुत ही रियल वे में। सो लाइक अभी बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा गेम खेलते हैं, इफ यू आर ओके। वेरी एक्साइटेड। ओके, रैपिड फायर मैंने थोड़े से बनाए हैं, लाइक ताकि हम और बेटर जान सके आपकी रियल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में कैसा चल रहा है। ओके, सो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी मैं, डोंट वरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, जल्दी जल्दी आंसर देना है, दिमाग मतलब सोचने का टाइम नहीं है अभी बस।
हाँ, कह रहे ठीक है, ओके ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके सो 3 ऐसे ऐप्स जिनके बिना आप रह नहीं सकते। आई तबला प्रो, या व्हाट्सएप हम्म और सबसे लास्ट में इंस्टाग्राम। ओके ओके सो आपकी प्लेलिस्ट में रिसेंट बजे हुए सॉन्ग्स जो फेवरेट भी हो। विदा करो, हम्म कमलिया, ओके सो 90s का सबसे फेवरेट सॉन्ग। चांद छुपा बादल में। वाओ नाइस। ओके ऐसा पर्सन जिसे आप कभी भी आधी रात को भी कॉल कर सकते हैं। सुधांशु, उत्कर्ष। ये सब आपके फ्रेंड्स हैं राइट। ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आप कभी भी सुन सकते हैं, मतलब ऐसे सुनेंगे कि मजा आ जाए, लाइक पीस मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, ऐसा कोई सॉन्ग है? हाँ, लता जी का गाना है जी। जरा सी आहट होती है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके ऐसी कोई हैबिट है आपकी जो आप लाइक चेंज करना चाहते हैं बहुत टाइम से, लेकिन आप उस पे लगे हुए हैं, चेंज नहीं हो रही है? ऐसे कोई हैबिट है लाइक सोने की, उठने की या सोचने की? हैबिट नहीं, इमोशन है एक। ओके दैट इज अटैचमेंट। मैं बहुत जल्दी अटैच हो जाता हूँ ओके जो मैं बदलना चाहता हूँ। सेम। हाँ। ओके आपके बचपन की ऐसी बेस्ट मेमोरी जो आपको बहुत अच्छे से याद भी आती है और उससे आप कुछ सीखते भी हो? सीखता भी हूँ। हाँ मतलब कुछ सीखने को भी मिला हो या फिर वो फनी भी हो सकती है। मेरी पहली परफॉर्मेंस। ओह दैट्स ग्रेट। ओके सो अगर आपके ऊपर कोई बुक लिखी जाएगी तो उसका क्या टाइटल होना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली, अगर आपके ऊपर बुक बनेगी तो? इसका थोड़ा सा आंसर लंबा है। मेरा नाम है जो जन्म कुंडली का वो है शंकरा। शंकरा। हाँ ओके तो उसका टाइटल हो सकता है शंकराचार्य द सिंगर। दैट्स ग्रेट गुड गुड। ओके सो आप कभी भी किसी चीज से डरे हैं अभी तक? ऐसा कुछ है जिससे आपको डर लगता हो? डरता था लेकिन अब नहीं। ओके लॉकडाउन में जो देखा उसके बाद नहीं। ओके दैट्स ग्रेट दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतना अच्छा वक्त बिताया और सारे आंसर्स इतने आराम से पोलाइटली वे में दिए। आई नेवर मीट सच पर्सन जैसे आप हैं, तो थैंक यू सो मच। एंड बट अगर आप बिना एक गाना गाए जो आपके खुद की कंपोजर हो, या आप कोई सा भी सॉन्ग गा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, हमें तो मज़ा ही आने वाला है, तो बिना गाए तो मैं जाने नहीं दूंगी आपको। तो एक अच्छा सा सॉन्ग जो आपको अच्छा लगता हो वो आप सुना दीजिए हमारे लिए। ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको। ओके तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बां में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। बहुत ही अच्छा, Thank you. बहुत ब्यूटीफुल। आप सच में बहुत अच्छा गाते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ इतने अच्छे से रहे, आपने सारे क्वेश्चंस के बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड या मैं भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। Okay. इससे पहले मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और आपसे बातचीत कर कर। इनफैक्ट ऑफ कैमरा भी जितने सब लोग हैं यहाँ पे वो सब बड़े प्यारे हैं और सब यहीं पे हैं। आप सब नहीं देख पाएंगे तो सबके साथ एक बहुत ही अपनापन महसूस हुआ। तो मेरी बस यही आशा है कि आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि आप सबका ये जो एक स्टार्ट किया है ये बहुत आगे तक जाए। थैंक यू। और आप लोग खूब अच्छी चीज़ें, अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू आकाश जी हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए और हमारे क्वेश्चंस का इतने पोलाइटली आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का भी थैंक यू कि आपने इतने कामली हमारे शो को देखा। एंड इसी तरह से बने रहने के लिए एके प्रोडक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। एंड इसी के साथ आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें बिलो डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।